नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ाया था आप लोगों को दोस्तों, उसको आप उम्मीद करते हैं कि रिवाइज करके बैठे होंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो है सीरीज चल रहे हैं यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जब भी दूसरी क्लास की तैयारी करें तो उसके पहले जो आपकी पिछला क्लास हुआ है दोस्तों उसको रिवाइज करके जरूर बैठें, क्योंकि वहां से मीन्स पिछला क्लास और जो कंटिन्यू चल रही होती है क्लास वहां से लिंकअप होता है दोस्तों। ठीक है, इससे आपको फायदा ये होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं उस पर यदि हम बात करते हैं और पिछले लेक्चर से लिंक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं समझ पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम पिछले लेक्चर में होम रूल लीग जो आंदोलन था और जो होम रूल लीग था उसके बारे में बिल्कुल हम जो उसकी भूमिका थी और जो उसमें फैक्ट बनते थे, जो प्रश्न बनते थे, लगभग उस पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार यह जो उग्रवादी का काल समाप्त होकर के यह क्रांतिकारी चरण आता है, उसके बारे में हमने बेसिक कुछ बात किया था कि उस पर चर्चा किया था कि जो वास्तव में क्रांति शब्द होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, तो वास्तव में क्रांति का मतलब क्या होता है हमने उस पर भी थोड़ा सा चर्चा किया था। ठीक है, तो आज हम उस पर डिटेल से बात करेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या है, क्रांतिकारी कौन होते थे। ठीक है दोस्तों, और यह जो क्रांतिकारी थे इनका उद्देश्य क्या था और ये कारण क्या इनका हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, इसके संबंध में पूरा बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह कब होती है? 1885 में होती है दोस्तों। और कांग्रेस की स्थापना के बाद आपको पता है कि 1907 कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में दोस्तों, जो नरम और गरम दल होता है वह बढ़ जाता है। जो कांग्रेस होता है नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो नरम दल जो होता है दोस्तों यह कौन होते हैं? उदारवादी नेता होते हैं। और जो गरम दल होते हैं दोस्तों यह उग्रवादी नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो गरम दल थे दोस्तों, गरम दल में भी दो प्रकार के, इसमें दो पक्ष तैयार हो जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद और एक होता है आक्रामक राष्ट्रवादी निकलते हैं। जो गरम दल होते हैं दोस्तों इसमें एक पक्ष होता है उग्रवादी नेता इसमें आते हैं। ठीक है, एक उग्रवादी आते हैं, एक जो आक्रामकवादी आते हैं, एक आक्रामक पक्ष हो जाते हैं। तो इस प्रकार उग्रवाद में भी, गरम दल में भी दो पक्ष होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जो क्रांतिकारी हमने उस पर बात किया दोस्तों, जो यह क्रांति शब्द है, क्रांति शब्द पर हमने चर्चा किया था कि क्रांति शब्द का अर्थ यह होता है दोस्तों कि किसी भी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। बदलाव का मतलब यह है कि जैसे हमने आपको उदाहरण दिया दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि 1789 के पहले दोस्तों, 1789 के पहले जो फ्रांस था दोस्तों वह दूसरे के कब्जे में था। ठीक है, और उसके बाद जब 1789 की क्रांति होती है, ठीक है दोस्तों, 1789 क्रांति होती है वह बिल्कुल बदल जाता है। और 1789 के बाद जो सारा शासन प्रशासन होता है वह फ्रांसीसी का आ जाता है, फ्रांसीसियों के अंडर में आ जाता है। जबकि उसके पहले 1789 के पहले किसके अंडर में होता है दोस्तों? ब्रिटिश के अंडर में होता है। तो उसी तरीके से यदि हम बात करें दोस्तों कि क्रांति की यदि हम चर्चा करें, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका भारत देश है दोस्तों। ठीक है, ये आपका भारत देश है। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर राजशाही है, क्या है? राजशाही है। ये एक देश है, भारत में कोई भी देश मान लीजिए एक देश है और यहां पर कौन सी व्यवस्था है? राजशाही व्यवस्था है दोस्तों।
और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, वो सोच रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? लोकतंत्र हो जाए। यहाँ पर राजशाही व्यवस्था है और यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था हो वह लोकतंत्र हो जाए, अर्थात लोगों का यहाँ पर तंत्र हो, शासन हो। ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है कि ये जब सीधे तरीके से नहीं मांगते हैं, प्रार्थना करके नहीं मांगते हैं, याचना करके नहीं मानते हैं, और यहाँ तक कि कुछ विरोध भी प्रदर्शन होता है तो भी नहीं मानते हैं, तो फाइनली होता क्या है दोस्तों, जो यहाँ की जनता होती है वह हिंसा पर उतारू हो जाती है, हिंसा के लिए तैयार हो जाती है। हिंसा के लिए तैयार होने का मतलब ये है कि यह तलवारबाजी करने लगते हैं, किसी अधिकारी की, किसी राजा की हत्या कर देते हैं, तलवार उठा लेते हैं। तो क्या होता है, जो अधिकारी और जो राजा होते हैं वह समाप्त होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वह यहाँ का जो शासन प्रशासन होता है वह किसमें बदल जाता है? लोकतंत्र हो जाता है। जो राजशाही व्यवस्था होता है वह क्या हो जाता है? लोकतंत्र हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो राजशाही व्यवस्था थी अब किसमें बदल गई है? लोकतंत्र में बदल गई है। तो यही जो बदलाव हो रहा है दोस्तों, यही जो बदलाव हो रहा है इसी को क्रांति कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो बदलाव हो रहा है, राजशाही से लोकतंत्र में बदलाव हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, अमूल चूल परिवर्तन है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्रांति शब्द समझ में आया होगा। ठीक है, क्रांति शब्द समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको ये भी पता है कि एक शब्द होता है जो इसी में जुड़ जाता है, क्रांतिकारी। ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी का मतलब ये हुआ जो ये हिंसा कर रहे होते हैं, जो यह मांग कर रहे होते हैं कि नहीं यहाँ पर राजशाही के बजाय लोकतंत्र होना चाहिए। जब यह जो अधिकारी और जो राजा होते हैं वो नहीं मानते हैं, तो जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, वही लोग क्या होते हैं दोस्तों? क्रांतिकारी, अर्थात क्रांति करने वाले। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी हो जाते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये एक तरीके से परिचय बता रहे हैं कि वास्तव में जो परिचय इसका होता क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन से उसके संबंध बता रहे हैं दोस्तों। क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है दोस्तों, यह 2 चरणों में होता है। क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है यह 2 चरणों में होता है। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन पहला जो चरण होता है दोस्तों 1905 से लेकर के 1915 तक होता है। ठीक है दोस्तों, जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है यह 2 चरणों में होता है, और जो पहला चरण है उसमें वह 1905 से लेकर 1915 तक होता है दोस्तों। वास्तव में दोस्तों चूंकि हम यदि देखें, कांग्रेस को जोड़कर देखें, चूंकि कांग्रेस से ही जो यह गरम दल अर्थात जो उग्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए थे, लेकिन हम कांग्रेस से लिंक करके जोड़े तो यह जो प्रथम चरण हो जाता है 1885 से लेकर 1915 तक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, किंतु यदि हम इसको चरण वाइज विभाजित कर देते हैं तो यह हो जाता है 1905 से लेकर 1915 तक। ये सुविधा अनुसार, अध्ययन के सुविधा अनुसार डिवाइड किया गया है। और जो दूसरा चरण होता है दोस्तों, जो दूसरा चरण होता है वह होता है 1915 से लेकर के 1924 तक होता है दोस्तों। ठीक है, 1915 से लेकर के 1924 तक होता है जो दूसरा चरण होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्रांतिकारी 2 चरण, जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है यह 2 चरणों में होता है। अब हम इसके बारे में हमने बात किया कि वास्तव में इसका जो परिचय है, परिचय के बारे में हमने देखा कि परिचय वास्तव में इसका क्या है। ठीक है, इसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि इसके जो दूसरा जो इसका वो होगा, अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों, यह होगा उदय का कारण। यह जो क्रांति था, उदय का कारण, यह क्यों उदय हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है दोस्तों उदय का कारण क्या है। जिस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हुई थी दोस्तों, उसी प्रकार ये क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है, क्रांतिकारी का जो भाव होता है दोस्तों लोगों में, उसी प्रकार वह भी जागृत होता है।
कैसे होता है दोस्तों, हम उस पर बात करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में सबसे पहले दोस्तों उदारवादी, एक उदारवादी चरण था, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों वह उग्रवादी होता है, उग्रवादी चरण, ठीक है दोस्तों, उग्रवादी चरण। यदि हम तीसरा इसे मान ले दोस्तों, तीसरा यदि मान ले, तीसरा तो तीसरा दोस्तों तीन हो भी सकता है, तीसरा हो जाएगा गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण, ठीक है। तीसरा गांधीवादी चरण हो सकता है, ठीक है दोस्तों, तीसरा गांधीवादी चरण, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो उदारवादी चरण के नेता थे, उदारवादी चरण के जो नेता थे दोस्तों, यह कांग्रेस के साथ इनका व्यवहार कैसा था, ये जो भी कांग्रेस से मांग किया करते थे वह प्रार्थना, कोई प्रार्थना पत्र के जरिए मांगते थे, ठीक है, याचना करते थे, अनुनय विनय करते थे दोस्तों। तो इसके माध्यम से उदारवादी जो चरण था, उदारवादी जो नेता थे, इस प्रक्रिया, इस नीति के तहत मीन्स संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से कुछ काम अपना करवाते थे और मांगने का प्रयास करते थे। तो दोस्तों यहां से भी कुछ बातें नहीं बनी, उदारवादी नेता से भी कुछ बातें नहीं बनी। उसके बाद उदारवादियों की नीति से नाराज होकर के, या ये कहें कि जो उग्रवादी नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह, इन्होंने समझा कि इस तरीके से उदारवादी जो नेता है इनकी नीतियों से काम होने वाला नहीं है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि जो उदारवादी नेता थे वह विरोध कभी नहीं करते थे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल तौर पर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते थे, उनसे बात करते थे, प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह सब क्या करते थे, अपनी मांगों को मांगते थे दोस्तों। उसी के क्रम में दोस्तों यह उग्रवादी जो था इनकी नीतियों से असंतुष्ट हुआ, तो क्या कहा, ये थोड़ा सा उग्र हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। तो भी जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी चरण के जो लोग थे, इनसे भी कोई काम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इनसे भी कोई काम दोस्तों नहीं होता है। जब इनसे काम नहीं होता है तो जो युवा वर्ग के कुछ व्यक्ति होते हैं, जो युवा होते हैं दोस्तों, उनके माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि जो उदारवादी लोग हैं, जो उग्रवादी लोग हैं, इनकी नीति इतनी घटिया टाइप की है कि इससे कोई काम हो नहीं सकता है दोस्तों। अब वो क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो कुछ युवा वर्ग होते हैं वह अब सामने आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, मीन्स वह संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं, हिंसा के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसमें सबसे जो आगे होते हैं दोस्तों, सबसे आगे होते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ये मीन्स इतना कहते हैं कि अब अनुनय विनय का जो समय था वह चला गया, अब युयुत्सा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, युयुत्सा करेंगे। युयुत्सा करने का मतलब यह है दोस्तों, युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था दोस्तों कि अब अनुनय विनय का समय नहीं है, युयुत्सा करेंगे, मीन्स युद्ध करेंगे। ये जो इनका कथन था दोस्तों, वह महाराष्ट्र में एक आग की तरह फैल गया और वहां के जो लोग थे बिल्कुल इन्हीं की बातों पे अड़ गए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इन्हीं की बातों पे अड़ गए। इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, इनको क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र में या भारत में जो भी महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और दिल्ली में जो क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है, इसका श्रेय जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है दोस्तों। तो ये जो उदय का कारण था दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण उदय कारण ये था कि यह उदारवादी जो नेता थे, उग्रवादी नेता थे, इनकी नीति ठीक नहीं थी और नीति ठीक नहीं थी, इसलिए कोई फायदा मिल नहीं पाया, ठीक है दोस्तों। और बाद में मिला क्या, जैसे उदारवादी लोग प्रयास किए तो इसमें मिला क्या दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार में आपको पता है कि भारत में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको लागू कर दिया गया और पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी दोस्तों, वह भारत के लिए एक बिल्कुल शाप की तरह तैयार हो गई, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक जाति व्यवस्था थी बहुत तेजी से वह फैली
उसी तरफ जब क्या कहते हैं कि कांग्रेस में भी यह फैल जाती है, जाति की भावना हो जाती है, तो कांग्रेस क्या होती है दोस्तों, धीरे धीरे समाप्त की ओर हो जाती है और वह टूटने लगती है। इसमें से एक कारण ये भी था दोस्तों कि जो उदय का कारण था, उसमें उदय कारण ये भी हो जाता है जो दोस्तों फ्रांसीसी, मतलब जो फ्रांस में, अमेरिका में और आयरलैंड में जो क्रांति होती है दोस्तों, जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है दोस्तों, और वहीं अमेरिका में 1776 में क्रांति होती है, और क्रांति के जरिए ही वहाँ जो ब्रिटिश सरकार होती है दोस्तों, उसको बाहर निकाला जाता है और फ्रांस को स्वतंत्र कराया जाता है, और साथ साथ में अमेरिका भी स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों। तो जो भारतीय युवा वर्ग हैं इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में इंग्लिश का प्रचार, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी का प्रचार हो गया। प्रचार के माध्यम से जो पढ़े लिखे लोग थे वह अंग्रेजी से जुड़े, और अंग्रेजी के जो समाचार पत्र थे उनके उस समाचार पत्र के माध्यम से इनको सूचनाएं मिला करती थी। तो ये समझे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई है उसका लाभ क्या है, और अमेरिका में जो क्रांति हुई है उसका लाभ क्या है, और आयरलैंड में जो क्रांति उसका लाभ क्या है, यह कैसे इसको हम लागू कर सकते हैं। तो यह जो युवा वर्ग थे उनके दिमाग में एक उपज बनी, और वह भी भारत में क्रांति करने, मीन्स संघर्ष करने के लिए, हिंसा करने के लिए तैयार हो गए, और उनके माइंड में ये हो गया कि भारत जो है वह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से और विरोध प्रदर्शन करने से नहीं होने वाला है, अब तलवार उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार थी जो इसका दमन और प्रतिक्रियावादी का एक नीति जो चला था दोस्तों, जैसे मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक है, और साथ साथ में यह आर्म्स एक्ट लाए थे, आर्म्स एक्ट, राजद्रोह अधिनियम लेकर चले आए थे। तो इन सब का भी एक बहुत बड़ा कारण था क्रांतिकारियों के उदय होने का दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह जो अधिनियम लाए गए थे यह सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए लाए गए थे, और भारतीयों के ऊपर लाया गया था, और जबरदस्ती इनको जेल भेजा जा रहा दोस्तों। तो इसके कारण भी इनके माइंड में एक क्रांति की भावना जगी और हिंसा की भावना जगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो क्रांतिकारियों की पद्धतियां थी कि जो क्रांतिकारी थे वह अपना काम कैसे करते थे, किस आधार पर करते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला इसमें हो जाता है दोस्तों, जो पहले पद्धत होती है उसमें ये करते थे जो क्रांतिकारी थे दोस्तों, कि जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो क्रूर अधिकारी थे, अलोकप्रिय थे, उनकी हत्या कर दिया जाता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जब प्लेग की घटना हुई थी, प्लेग महाराष्ट्र में फैला हुआ था, उसमें लोगों को, भारतीयों को कोई भी सहायता नहीं दिया गया, जिसके कारण जो चापेकर बंधु थे दोस्तों, रैंड और आयस्ट की हत्या कर दिए थे दोस्तों। किसकी? जो चापेकर बंधु होते हैं, चापेकर बंधु, ठीक है, वह क्या करते हैं दोस्तों, रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, रैंड और आयस्ट की हत्या कर देते हैं। तो यह कहीं ना कहीं, और आपको पता है ये सैंडर्स की हत्या हुई ही है। तो ये जो हिंसा था, एक पद्धति थी, इस पद्धति को अपनाया कि जो क्रूर व्यक्ति थे, क्रूर अधिकारी थे, और जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिनके कारण भारतीय प्रभावित होते थे, तो उनकी क्या करते थे दोस्तों, हत्या कर देते थे। ठीक है, उसके बाद यह जो भारतीय थे दोस्तों, ये गुप्त समिति की स्थापना करते थे। ठीक है, गुप्त समिति की स्थापना करते थे, और उसमें गुप्त मीटिंग भी होती थी, गुप्त सभाएं भी हुआ करती थी। ठीक है, कि उसमें कैसे क्या करना है इसके संबंध में वह गुप्त समिति में, गुप्त उसमें मीटिंग होती थी। और यह गुप्त समिति का जो आइडिया आया दोस्तों, वह आया कहां से? वह आया इटली का एक व्यक्ति था दोस्तों। कौन था? जेमिनी था। जेमिनी के ही अनुसार इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किताबों में पढ़ा कि किस प्रकार जेमिनी जो था वह इटली में कैसे गुप्त समितियों को
और जो युवा वर्ग की समिति थी उसको स्थापित, कई युवा समितियां बनाया हुआ था। उसी प्रकार से भारत में भी जो क्रांतिकारी लोग थे दोस्तों वह भी बनाते हैं। यह इसमें उनकी पद्धतियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। और जो एक महत्वपूर्ण ये भी पद्धति होती है दोस्तों कि जो भारतीय लोग होते हैं, भारतीय क्रांतिकारी उस समय हुए होते हैं दोस्तों, वह एक नई आइडिया निकालते हैं कि जो शत्रु देश है या कहें तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, उसके शत्रु देश से मिलते थे और उनके शत्रु देश से कहते थे कि आप हमको सैनिक दीजिए, आप हमको धन दीजिए, आप हमको और भी सैनिक दीजिए और शस्त्र दीजिए, अस्त्र दीजिए, ताकि हम उनसे लड़ें और उनको पीछे ठेलें। तो यह भी एक नीति जो थी यह भी काम आई दोस्तों, ठीक। जो अगला पद्धति है दोस्तों, इसमें पद्धति ये भी हो सकता है कि उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे उनको समाचार, साहित्य और पम्पलेट के माध्यम से भी दोस्तों, पम्पलेट के माध्यम से भी लोगों के अंदर प्रचार करते थे, ठीक है। साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और पम्पलेट, ठीक है, पम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक कराते थे और वह अपने क्रांतिकारी आंदोलन में ज़्यादा लोगों को सहभागिता लेने के लिए कहते थे दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों, साथ साथ में वह धार्मिक उत्सव एक आयोजित किया जाता था दोस्तों, धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, ठीक है। और साथ साथ में व्यायाम तथा सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अब धार्मिक जो आयोजन होता था दोस्तों, वहाँ बहुत सारे लोग जुड़ते थे, बहुत युवा जुड़ते थे। उन युवाओं को जागरूक कराया जाता था, इसके संबंध में बताया जाता था और जो अंग्रेज थे उनकी नीतियों को बताया जाता था और उनको प्रेरित किया जाता था कि क्रांतिकारी इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग करें और भाग लें इसमें, ठीक है। तो यह भी एक क्या होता था, एक पद्धति थी। जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी युवा वर्ग के लड़के थे, यह इस पद्धति को फॉलो करते थे। इसी में दोस्तों जो क्रांतिकारी युवा वर्ग के लोग थे, यह धन को लूट लिया करते थे, जो सरकारी धन हुआ करता था उसको लूट लेते थे। और आपको पता है कि जब सरकारी धन लूटते थे तो इनको क्या होता था, इनको धन की आवश्यकता भी होते थे, उससे बम बनाते थे, उससे शस्त्र बनाते थे, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में यह डकैती भी किया करते थे, ठीक है, शस्त्र की डकैती, धन की डकैती, ये सभी डकैती किया करते थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो यह क्रांतिकारी थे दोस्तों, क्रांतिकारी का वास्तव में शुरुआत कहाँ से होता है। आपको पता ही है कि हमने अभी बताया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों, महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ठीक है। अब हम महाराष्ट्र में यह क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे, साथ साथ में यहाँ ये भी पढ़ेंगे दोस्तों कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक इस क्रांतिकारी आंदोलन में अपना सहयोग देते हैं और इसमें कैसे सम्मिलित रहते हैं। साथ साथ में हम इसी में पढ़ेंगे दोस्तों जो चापेकर बंधु थे, ठीक है। चापेकर बंधु का मतलब यह है कि जो चापेकर भाई थे, दोनों भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और साथ साथ में बालकृष्ण चापेकर, इसके संबंध में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि यही लोग थे जो प्लेग के समय सहयोग न देने पर, जनता को सहयोग न देने पर रैंड और आयस्ट की हत्या कर दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो इनके संबंध में भी हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे दोस्तों कि जो सावरकर बंधु होते हैं, सावरकर बंधु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सावरकर जो दोनों भाई थे उनका क्या योगदान रहा इस क्रांतिकारी आंदोलन में, इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में नासिक षड्यंत्र को भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नासिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में यह नासिक जो षड्यंत्र था वह क्या था और कैसे हुआ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों यदि आप वीडियो को देखें तो आप जरूर पेन और नोट्स लेकर बैठा करें क्योंकि जो भी हम बोलते हैं दोस्तों उसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपको यही से एक प्रश्न बनता है क्या कि महाराष्ट्र में या क्रांतिकारी आंदोलन का बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। और क्रांतिकारी आंदोलन का महाराष्ट्र में बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी किसे, बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ही पहले व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी आंदोलन में सबको झोंक दिए और कई उसमें जो एक होता है कि भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं जिससे लोग जुड़े, लोग प्रभावित हों, तो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक ने वही काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि वास्तव में जो क्रांतिकारी आंदोलन का एक सामान्य परिचय होता है उसके बारे में पढ़ा, और साथ साथ में हमने देखा कि उदय का कारण क्या है इसमें। ठीक है, क्या उदय का कारण है, और फिर हमने देखा कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी पद्धतियां क्या थी, उसके बारे में समझा। अब हम अगले लेक्चर से दोस्तों यह क्रांतिकारी जो आंदोलन होता है जहां शुरुआत होती है महाराष्ट्र से हम शुरू करेंगे और बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के बारे में पढ़ेंगे, चापेकर बंधु के बारे में पढ़ेंगे, सरवर जो क्या नाम है इसमें सावरकर बंधु थे उनके संबंध में बात करेंगे, और नासिक षड्यंत्र के संबंध में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ने के बाद दोस्तों हम चलेंगे पंजाब की तरफ। पंजाब में देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, और साथ साथ में जो थोड़ा बहुत दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन होता है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।